दोस्तों, आज आप सुनेंगे अगाथा क्रिस्टी के मशहूर नॉवल एंड देन देयर वर नन का तीसरा भाग हिंदी में। अध्याय 6 भाग 1। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग सपना देख रहे थे। ऑपरेशन थिएटर में बहुत गर्मी थी। शायद उन्होंने टेम्परेचर काफी ऊंचा कर रखा था। पसीना उनके चेहरे पर बह रहा था। उनके हाथ चिपचिपा रहे थे। नश्तर को मजबूती से पकड़े रहना मुश्किल हो रहा था। कितना तेज था वो! ऐसे तेज चाकू से हत्या करना आसान था और यकीनन वे हत्या ही कर रहे थे। उस औरत का शरीर कुछ अलग सा दिख रहा था। वो एक भारी भरकम ढीला ढाला शरीर था, लेकिन ये तो दुबली पतली देह थी और इसका चेहरा छिपा हुआ था। वो कौन था जिसको उन्हें मारना था? उन्हें याद नहीं आ रहा था, लेकिन उनको जानना ही था। क्या वो सिस्टर से पूछें? सिस्टर उनको देख रही थी। नहीं, वे उससे नहीं पूछ सकते थे। वे देख सकते थे कि सिस्टर के मन में शक पैदा हो रहा था, लेकिन ऑपरेशन के लिए ये किसको मेज पर लिटाया गया था? उनको चेहरा इस तरह से ढकना नहीं चाहिए था। काश वे सिर्फ चेहरा ही देख पाते। आह, ये अच्छा था। एक युवा डॉक्टर चेहरे पर से रुमाल हटा रहा था। ये एमिली ब्रेंट थी। बेशक ये एमिली ब्रेंट थी जिसको उन्हें मारना था, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे। वो क्या कहना चाह रही थी? शायद वो कुछ ऐसा कह रही थी, जिंदगी के बीचों बीच हम मौत के आमने सामने हैं। और फिर वो अचानक हंसने लगी। नहीं नर्स, रुमाल को वापस मत रखो। मुझे देखना है। मुझे बेहोशी की दवा देनी है। लेकिन ईथर कहाँ है? मैं जरूर अपने साथ ईथर लेकर आया हूंगा। तुमने ईथर को क्या किया है सिस्टर? ये तो परफ्यूम है, फ्रेंच परफ्यूम। ठीक है, इससे भी काम चल जाएगा। रुमाल को हटा लो नर्स। बेशक, मैं हमेशा से जानता था। ये एंटनी मॉर्स्टन है। उसका चेहरा नीला है और ऐंठा हुआ है, लेकिन वो मरा थोड़े ही है। वो तो हंस रहा है। मैं बता रहा हूं तुम्हें, वो हंस रहा है। वो ऑपरेशन की मेज को हिला रहा है। जरा संभलो भले आदमी। नर्स, जरा थामो इसे, संभालो। और एक झटके से डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग जाग गए। सुबह हो चुकी थी। धूप कमरे में आ रही थी और कोई उनके ऊपर झुका हुआ उनको हिला रहा था। ये रॉजर्स था। रॉजर्स, जिसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। वो कह रहा था, डॉक्टर, डॉक्टर। अब डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग पूरी तरह से जाग गए। वे बिस्तर पर उठकर बैठ गए और तीखे स्वर में बोले, क्या बात है रॉजर्स, क्या हो गया? मेरी पत्नी डॉक्टर, मैं उसे जगा रहा हूं, लेकिन वो उठती नहीं है। हे भगवान, वो जाग ही नहीं रही है और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप प्लीज जल्दी चलकर एक बार उसे चेक कीजिए। डॉक्टर जल्दी से उठे और ड्रेसिंग गाउन पहनकर रॉजर्स के पीछे पीछे चले गए। उन्होंने पलंग पर झुककर उस औरत का मुआयना किया जो एकदम शांति से एक करवट लेटी हुई थी। उन्होंने उसका ठंडा हाथ उठाया, पलकें उठाकर उसकी आंखें देखी। कुछ मिनट बाद वे सीधे हुए और उन्होंने मुड़कर रॉजर्स की तरफ देखा। रॉजर्स फुसफुसाया, क्या वो? हाँ, वो मर चुकी है। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए कहा। उनकी कुछ सोचती हुई नजरें रॉजर्स के ऊपर टिकीं, फिर पलंग के पास रखी मेज से घूमते हुए वॉश बेसिन तक गईं और फिर लौटकर फिर से लेटी हुई औरत तक आ गईं। रॉजर्स ने कहा, क्या ये दिल का दौरा था डॉक्टर? डॉक्टर 1-2 मिनट तक खामोश रहे, फिर बोले, आमतौर पर इसकी सेहत कैसी रहती थी? ऐसे तो ठीक ही रहती थी सर, बस थोड़ी सी गठिया की शिकायत थी। क्या हाल में किसी डॉक्टर से इसका इलाज चल रहा था? डॉक्टर? हम लोग तो बरसों से किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, हम में से कोई भी। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ अंदाजा है कि उसे दिल की बीमारी थी या नहीं? जी नहीं डॉक्टर, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम। क्या इसे ठीक से नींद आया करती थी? इस बात पर रॉजर्स की आंखें उनकी आंखों से कतरा गईं। उसने बुदबुदाकर कहा, वो बहुत अच्छी तरह से नहीं सो पाती थी। क्या वो नींद के लिए कुछ दवाई लेती थी? रॉजर्स हैरानी से उनको देखता रहा। मेरी जानकारी में तो नहीं लेती थी। मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं लेती थी। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वॉश बेसिन के पास गए। उसके ऊपर बने ताक में कुछ बोतलें रखी थीं। सिर में लगाने का तेल, गुलाब जल, हाथों को नरम करने के लिए ग्लिसरिन, दांत साफ करने का मंजन और कुछ इसी तरह का और सामान। रॉजर्स ने ड्रेसिंग टेबल के दराज खोल खोलकर उनकी मदद की। वहां से वे दूसरी दराजों वाली अलमारी तक भी गए, लेकिन नींद की दवा या गोलियों का कोई नामो निशान भी नहीं था।
रॉजर्स ने गहरी नजरों से उनको देखते हुए कहा, इसने कल रात और कुछ नहीं लिया डॉक्टर, सिवाय उसके जो आपने इसे दिया था। भाग 2। जब 9 बजे नाश्ते की घंटी बजी तो सभी लोग जाग चुके थे और बुलाए जाने का इंतजार कर रहे थे। जनरल मैकार्थर और जस्टिस बाहर टेरेस पर चहलकदमी करते हुए राजनैतिक स्थितियों पर टीका टिप्पणी कर रहे थे। वेरा क्लैथॉर्न और फिलिप लॉम्बार्ड घर के पीछे आइलैंड के शिखर तक गए थे। वहां उन्होंने देखा था कि विलियम ब्लोर खड़े खड़े दूसरे किनारे की तरफ एकटक देख रहा था। उन दोनों को देखकर ब्लोर ने कहा, अभी तक उस मोटर बोट का कोई नामो निशान नहीं है, मैं उसी की ताक लगाए खड़ा हूं। वेरा ने मुस्कुराते हुए कहा, डेवन के लोग सोने में काफी उस्ताद हैं, यहां पर सब कुछ आमतौर पर देर से ही होता है। फिलिप लॉम्बार्ड दूसरी तरफ देख रहा था, दूर समुद्र की तरफ। अचानक वो बोला, मौसम के बारे में क्या ख्याल है? आसमान की तरफ देखते हुए ब्लोर ने कहा, ऐसे देखने में तो ठीक ही लग रहा है। लॉम्बार्ड ने सीटी बजाने के अंदाज में होठों को सिकोड़ा और बोला, दिन के खत्म होने से पहले तेज हवा चलने लगेगी। क्या आंधी आने जैसा लग रहा है तुम्हें? ब्लोर ने पूछा। तभी उन्हें नीचे से घंटे की आवाज सुनाई दी। फिलिप ने कहा, नाश्ते की घंटी है शायद, इस वक्त उसी की जरूरत थी। गहरी ढलान पर उतरते हुए ब्लोर ने सोचने के अंदाज में लॉम्बार्ड से कहा, पता है, मैं काफी देर इसी बारे में सोचता रहा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया वो नौजवान अपनी जान आखिर क्यों लेना चाहता था। लॉम्बार्ड ने जवाब दिया, कुछ रुपए पैसे का भी मामला नहीं लगता, मेरे ख्याल से तो वो अच्छा पैसे वाला था। तभी एमिली ब्रेंट वहां पर बाहर निकल कर आई। उन्होंने तीखी आवाज में पूछा, नाव आ रही है क्या? अभी तो नहीं, वेरा ने कहा। फिर वे लोग नाश्ते के लिए अंदर चले गए। दीवार से लगी बड़ी सी मेज पर एक काफी बड़ी प्लेट पर तले हुए अंडे और बेकन रखा था और उसके साथ ही चाय और कॉफी। रॉजर्स ने उनके गुजरने तक दरवाज़ा खोले रखा, फिर उसे बाहर से बंद कर दिया। एमिली ब्रेंट ने रॉजर्स को देखते हुए कहा, इसकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है आज। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग खिड़की के पास खड़े थे। उन्होंने अपना गला साफ किया और बोले, आप सबको किसी भी कमी को नज़रअंदाज करना होगा। रॉजर्स को सारा काम अकेले करना पड़ा है। मिसेस रॉजर्स आज सुबह उसका हाथ नहीं बटा पाई। एमिली ब्रेंट ने फौरन पूछा, क्या हुआ है उस औरत को? डॉक्टर ने सहज भाव से कहा, आइए नाश्ता शुरू करते हैं, ठंडा हो जाएगा। इसके बाद कुछ बातें हैं जिनकी चर्चा मैं आप सबसे करना चाहूँगा। लोगों ने इशारा समझ लिया और अपनी प्लेटों में नाश्ता लेकर नाश्ता करने लगे। कॉफ़ी और चाय कपों में डाल दी गई और सब लोग खाने लगे। आइलैंड के बारे में किसी भी तरह की चर्चा करने पर आपसी सहमति से मनाही लगाई गई थी। इसकी बजाय वे उखड़े उखड़े ढंग से ताज़ा खबरों के बारे में बातें करते रहे, विदेश की खबरें, खेल जगत की घटनाएं वगैरह वगैरह। फिर जब सब लोग नाश्ता कर चुके और प्लेटें वहां से हटा ली गईं, तब डॉक्टर ने अपनी कुर्सी थोड़ा पीछे सरकाई और गला खंखारते हुए सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। फिर उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की। मैंने सोचा था कि बेहतर होगा पहले नाश्ता खत्म कर लिया जाए और उसके बाद ही आप लोगों को ये बुरी खबर बताई जाए। मिसेस रॉजर्स का कल नींद में देहांत हो गया है। उनकी ये बात सुनकर चौंकी हुई और सदमे से भरी प्रतिक्रियाएं आईं। वेरा ने उत्तेजित स्वर में कहा, ये कैसी भयानक बात है। जब से हम आए हैं इस आइलैंड पर 2 मौतें हो चुकी हैं। आंखें सिकोड़ते हुए जस्टिस ने कहा, अच्छा, ये तो बहुत ही अजीब बात है। मौत की वजह क्या थी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने कंधे उचका दिए। ऐसे तो कहना असंभव है। आपने लाश की जांच तो की होगी। हाँ, मैंने की थी, लेकिन मैं निश्चित तौर पर कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। मुझे उस औरत की सामान्य सेहत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वेरा ने कहा, वो बहुत ही घबराई घबराई दिखने वाली औरत थी और कल रात उसे धक्का भी लगा था। हो सकता है सोते सोते उसके दिल की धड़कन रुक गई हो। डॉक्टर ने रूखे स्वर में कहा, उसके दिल ने धड़कना तो निश्चय ही बंद कर दिया था, लेकिन किस कारण से बंद किया, ये सवाल है। एमिली ब्रेंट के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला और वो सुनने वालों के सिर पर किसी बम की तरह फटा। उन्होंने कहा, अंतरात्मा। डॉक्टर उनकी तरफ मुड़े और बोले, इससे आपका सही सही क्या मतलब है मिस ब्रेंट? भिंचे होठों के साथ मिस ब्रेंट ने जवाब दिया, वही जो आप सबने सुना। उसके ऊपर आरोप था कि उसने जानबूझकर अपने पति के साथ मिलकर अपनी पुरानी मालकिन की, एक बूढ़ी औरत की हत्या कर दी थी।
और जहां तक मेरा ख्याल है ये आरोप पूरी तरह से सच्चा है। आप सब ने उसे कल रात देखा था, उसकी कैसी हालत हो गई थी। वो बुरी तरह से टूट गई थी और बेहोश होकर गिर पड़ी थी। अपनी दुष्टता को इस तरह सबके सामने उजागर होते देखने का सदमा उसके ऊपर बड़ा भारी पड़ा और वो डर के मारे मर गई। डॉक्टर ने संदेह से सिर हिलाते हुए कहा, हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन बिना उसकी सेहत की हालत का सही पता लगाए इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है उसका दिल कमजोर रहा हो। अगर आपको ठीक लगे तो आप इसे ईश्वर की करनी कह सकते हैं, एमिली ब्रेंट ने उसी कड़े स्वर में कहा। ये तो बात को बहुत दूर तक खींचना हो गया मिस ब्रेंट, ब्लोर ने बेचैन लहजे में कहा। मिस ब्रेंट ने चमकती हुई आंखों से उनको देखा और बोली, आप इस बात को असंभव समझते हैं कि किसी पापी को ईश्वर के क्रोध का सामना करना पड़े, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। जज ने हल्के से व्यंग्य भरे लहजे में कहा, देखिए मिस ब्रेंट, बुरे कामों के सिलसिले में मेरा अनुभव यही रहा है कि विधाता अपराधी घोषित करने और सजा देने का काम हम मनुष्यों को ही सौंप देता है, और ये काम काफी मुश्किलों से भरा है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। एमिली ब्रेंट ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। अचानक ब्लोर ने पूछा, रात को जब वो सोने के लिए ऊपर गई तो उसके बाद उसने क्या खाया पिया था? कुछ भी नहीं, डॉक्टर ने कहा। उसने कुछ नहीं खाया पिया? पानी भी नहीं? या फिर चाय? मैं शर्त लगा सकता हूं उसने चाय पी होगी। इस तरह के लोग हमेशा चाय पीते हैं। रॉजर्स ने मुझे पक्के तौर पर बताया था कि उसकी पत्नी ने कुछ नहीं खाया पिया था रात में, डॉक्टर ने कहा। आह, वो तो ऐसा कहेगा ही, ब्लोर ने कहा। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि डॉक्टर ने तेज निगाहों से उसे घूरा। फिलिप लॉम्बार्ड ने कहा, तो तुम इस बारे में ऐसा सोचते हो? ब्लोर ने आक्रामक स्वर में कहा, क्यों ना सोचूं? हम सब ने कल रात वो आरोप सुना ही था। हो सकता है पूरी बकवास हो, सिर्फ पागलपन, लेकिन ऐसा नहीं भी तो हो सकता। एक पल के लिए मान कर देखिए कि वो बात सच है। रॉजर्स और उसकी बीवी ने वाकई उस बूढ़ी औरत को ठिकाने लगाया, लेकिन अभी तक वे लोग इस बारे में एकदम सुरक्षित महसूस करते रहे हैं। जहां तक उनको पता है उनके ऊपर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है। और फिर कल रात अचानक कोई अनजान पागल उनका भांडा फोड़ देता है, तो फिर क्या होता है? वो औरत टूट जाती है, बिखर जाती है। आप लोगों ने देखा नहीं, जब उसे होश आ रहा था तो उसका पति कैसे उसके ऊपर मंडरा रहा था? ये सब उसकी फिक्र करने के लिए नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो डरा हुआ था कि कहीं उसकी बीवी कुछ कह ना दे। उन्होंने एक हत्या की और उससे बेदाग बच निकले, लेकिन अगर गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे तो फिर क्या होगा? वो औरत शर्तिया तौर पर उसका भेद खोल देगी। उसमें खड़े होकर मुकाबला करने का दम नहीं है। वो अपने पति के लिए जीता जागता खतरा थी। बिल्कुल यही बात थी। आदमी होशियार है, वो अंत तक चेहरे पर एक भी शिकन लाए बिना झूठ बोलता रहेगा, लेकिन अपनी बीवी के बारे में वो इस बात पर पक्की तौर पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर कहीं वो टूट गई तो ये तो गया ना काम से। इसीलिए उसने चाय में कुछ मिला दिया और इस बात का पक्का इंतजाम कर दिया कि उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। डॉक्टर ने कुछ सोचते हुए धीरे धीरे कहा, लेकिन उसके पलंग के पास कोई खाली कप नहीं रखा हुआ था। वहां कुछ भी नहीं था। मैंने अच्छी तरह से सब कुछ चेक किया था। ब्लोर ने जैसे फुंकारते हुए कहा, वो तो यकीनन वहां कुछ नहीं मिलने वाला था। पहला काम तो वो यही करता कि जैसे ही वो चाय पी लेती वो सावधानी से कप प्लेट को ले जाकर धोकर रख देता। कमरे में पूरी तरह से चुप्पी छा गई। फिर जनरल ने संदेह भरे स्वर में कहा, हो तो सकता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि कोई आदमी ऐसा करेगा अपनी पत्नी के साथ। ब्लोर व्यंग्य भरी हंसी हंसा और बोला, जब किसी आदमी की गर्दन इतनी बुरी तरह से फंसी हो तो वो भावनाओं वगैरह के बारे में ज्यादा सोचता नहीं है। एक बार फिर से खामोशी छा गई। कुछ पल बाद दरवाजा खुला और रॉजर्स अंदर आया। एक एक करके सबको देखते हुए उसने पूछा, क्या आपके लिए कुछ और लेकर आऊं सर? जस्टिस अपनी कुर्सी पर थोड़ा सा हिले और बोले, आमतौर पर मोटर बोट यहाँ किस समय आती है? 7 और 8 बजे के बीच में आती है सर। कभी कभी 8 से थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है। पता नहीं फ्रेड आज क्यों नहीं आया। अगर उसकी तबीयत भी खराब हो गई होती तो वो अपने भाई को भेज सकता था। अभी क्या समय हुआ है? फिलिप ने पूछा। 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं सर। लॉम्बार्ड की आंखें सोचने वाली मुद्रा में सिकुड़ गईं। रॉजर्स एक पल वहां खड़ा सबको देखता रहा, फिर उसने बर्तन उठाए और बाहर चला गया। एक बार फिर से कमरे में चुप्पी छा गई। भाग 3।
बाहर टेरेस पर फिलिप लॉम्बार्ड कह रहा था, उस मोटर बोट के बारे में मुझे कुछ शक हो रहा है। ब्लोर ने सिर हिलाया और बोला, मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं मिस्टर लॉम्बार्ड। मेरे मन में भी यही बात आ रही है। मोटर बोट को तो 2 घंटे पहले ही यहां आ जाना चाहिए था, लेकिन वो आई नहीं। क्यों भला? ये पक्की बात है कि ये कोई संयोग नहीं है। ये इस पूरे मामले का एक हिस्सा है। सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फिलिप ने सवाल किया, तो क्या तुम्हें लगता है वो नहीं आएगी? तभी उनके पीछे से एक तीसरी आवाज आई, चिड़चिड़ी और बेचैन, मोटर बोट नहीं आने वाली, समझ लो। ब्लोर ने पीछे मुड़कर आने वाले की तरफ देखा। ये जनरल मैकार्थर थे। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है जनरल? ब्लोर ने पूछा। हाँ, बिल्कुल लगता है। ये बात पक्की है कि अब वो नहीं आने वाली। हम मोटर बोट के ऊपर ही तो आस लगाए बैठे हैं कि वो आएगी और हमें इस आइलैंड से निकाल कर ले जाएगी। लेकिन इस बात को अच्छी तरह से जान लो और समझ लो, हम इस आइलैंड से बाहर नहीं निकलने वाले। हम में से कोई नहीं निकल पाएगा। ये अंत है, समझे? हर चीज का अंत। इतना कहकर वे एक पल के लिए रुके और फिर अजीब सी धीमी आवाज में बोले, ये शांति है, असली शांति। अंत तक पहुंचना और फिर आगे जाने के लिए कोई जगह नहीं, एकदम शांति। फिर वे एक झटके से मुड़े और दूसरी दिशा में चले गए, टेरेस के साथ साथ, फिर ढलान पर समुद्र की तरफ, तिरछे टापू के छोर पर, जहां ढीली लुढ़की चट्टानें पानी के अंदर तक चली गई थीं। वे थोड़ा डगमगाते हुए चल रहे थे, जैसे आधी नींद में चल रहे हों। ब्लोर ने कहा, ये एक और खिसका हुआ आदमी। मुझे तो लगता है कि एक एक करके हम सभी ऐसे ही हो जाएंगे। फिलिप ने मजाकिया अंदाज में कहा, मेरे ख्याल से तुम इस रास्ते पर नहीं जाने वाले हो ब्लोर। ब्लोर हंस दिया, मेरा दिमाग इतनी आसानी से खराब नहीं होने वाला, और मुझे नहीं लगता कि आप भी उस रास्ते पर जाने वाले हैं मिस्टर लॉम्बार्ड। फिलिप ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, कम से कम इस वक्त तो मैं अपने पूरे होशो हवास में हूं, तुम्हारी कृपा से। भाग 4। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग टेरेस पर निकल आए। वे हिचकिचाते हुए वहां खड़े रहे। उनके बाईं तरफ ब्लोर और लॉम्बार्ड थे और दाईं तरफ जस्टिस वॉरग्रेव, जो सिर झुकाए धीरे धीरे चहलकदमी कर रहे थे। थोड़ी देर तक असमंजस में खड़े रहने के बाद डॉक्टर जज की तरफ मुड़े, लेकिन उसी समय रॉजर्स तेजी से घर के बाहर निकला। क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूं सर? डॉक्टर मुड़े और उन्होंने जो देखा उससे वो हैरानी में पड़ गए। रॉजर्स का चेहरा बुरी तरह से फड़क रहा था। उसके चेहरे का रंग बिगड़ा हुआ था और उसके हाथ हिल रहे थे। सर, अगर आप 1 मिनट के लिए अंदर आ जाएं तो मुझे आपसे एक बात करनी है, उसने कांपते स्वर में कहा। डॉक्टर मुड़े और घबराए हुए बटलर के साथ फिर से घर में दाखिल हुए। क्या बात है रॉजर्स? खुद को कंट्रोल करो थोड़ा। यहाँ सर, इधर इधर आइए। उसने खाने के कमरे का दरवाज़ा खोला और डॉक्टर अंदर चले गए। रॉजर्स उनके पीछे आया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके गले की मांसपेशियां हिल रही थीं। वो थूक गटक रहा था और उसने एक झटके से कहा, कुछ ऐसा हो रहा है सर जो मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हो क्या रहा है ये तो बताओ। आप सोचेंगे मैं पागल हो गया हूँ। आप कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इस बात की कोई तो कैफियत होनी चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। रॉजर्स, पहेलियां मत बुझाओ। साफ साफ क्यों नहीं बोलते? वो छोटे छोटे पुतले सर, जो मेज पर रखे थे, चीनी मिट्टी के पुतले। वहां 10 थे। मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि वो 10 थे। हाँ, 10 ही थे। हमने कल रात को खाने के समय उनको गिना था। तो फिर क्या? रॉजर्स डॉक्टर के थोड़ा और पास आ गया और बोला, यही तो बात है सर। कल रात जब मैं सफाई कर रहा था तो वो 9 थे सर। मैंने इस बात पर गौर किया और मैंने सोचा कि ये बड़ी अजीब बात है। और आज सर, आज सुबह जब मैंने नाश्ता लगाया तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं उस समय परेशान था। लेकिन अभी जब मैं नाश्ते के बाद सफाई कर रहा था तो मैंने देखा। आप खुद भी देख लीजिए अगर आपको मुझ पर भरोसा ना हो। वहां पर सिर्फ 8 हैं सर, सिर्फ 8। इसका भला क्या मतलब हो सकता है सर? अब वो सिर्फ 8 रह गए हैं। अध्याय 7। भाग 1। नाश्ते के बाद एमिली ब्रेंट ने वेरा के सामने सुझाव रखा कि वे एक बार चट्टान की चोटी पर चलकर नाव को देखें। वेरा तैयार हो गई।
हवा काफी तेज हो गई थी। समुद्र की लहरों पर झाग बन रहा था। मछुआरों की एक भी नाव नहीं निकली थी और मोटर बोट का तो कोई नामो निशान नहीं था। स्टिकल हेवन का गांव तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके ऊपर की पहाड़ी नजर आ रही थी। बाहर को निकला लाल चट्टानों का सिरा, जिसने असली छोटी सी खाड़ी को छिपा रखा था। एमिली ब्रेंट ने कहा, जो आदमी कल हमें यहाँ लाया था वो भरोसे के लायक लगता था। ये वाकई बड़ी अजीब बात है कि आज सुबह उसने इतनी देर कर दी। वेरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके मन में घबराहट हो रही थी। अपनी बेचैनी पर काबू पाने की कोशिश करते हुए उसने कहा, काश वो आ जाता, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। एमिली ब्रेंट ने कहा, वो तो हम सभी चाहते हैं। मैं तो अपने आप से नाराज हूँ कि इतनी आसानी से धोखे में आ गई। अब जब मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि वो चिट्ठी वाकई कितनी बेतुकी थी। लेकिन उस टाइम मुझे जरा सा भी शक नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं क्यों हम लोग इतनी जल्दी भरोसा क्यों कर लेते हैं। वेरा ने एक गहरी सांस ली और उसे झुरझुरी सी हो आई। उसने कहा, क्या आप सचमुच वही सोचती हैं जो आपने नाश्ते के वक्त कहा था? तुम किस बारे में बात कर रही हो बच्ची? साफ साफ कहो। मेरा मतलब है कि क्या आपको सचमुच लगता है मिस ब्रेंट कि रॉजर्स और उसकी पत्नी ने उस बूढ़ी औरत को ठिकाने लगाया होगा? एमिली ब्रेंट ने कुछ सोचते हुए दूर समुद्र की तरफ निहारा, फिर बोली, देखो, निजी तौर पर मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ पता नहीं कि मैं क्या सोचूं। मुझे तो ये लगता है वेरा कि हर बात इस विचार को पक्का करती है। जिस तरह से वो औरत बेहोश हुई और फिर उस आदमी के हाथ से जैसे वो ट्रे गिरी, याद है ना? और फिर जिस तरह से उसने बात की उसमें कहीं सच्चाई नहीं झलक रही थी। मुझे तो पूरा यकीन है कि उन दोनों ने वो काम किया था। हाँ, ये तो है, वेरा बोली। वो औरत डरी हुई तो काफी दिख रही थी। मैंने कभी किसी औरत को इस तरह की हालत में नहीं देखा। जरूर उस पर वो घटना हावी हो रही होगी। मिस ब्रेंट ने बुदबुदाकर कहा, मुझे एक बात याद है जो बचपन में मेरे कमरे में लिखकर टांगी गई थी। याद रखो, तुम्हारे पाप तुम्हें खोज लेंगे। ये बात एकदम सच है। याद रखो कि तुम्हारे पाप वाकई तुम्हें खोज लेंगे। लेकिन मिस ब्रेंट, उस हालत में तो फिर दूसरे लोगों का क्या होगा? क्या मतलब? बाकी लोगों पर जो आरोप लगाए गए, सबने कहा कि वो सच्चे नहीं थे। लेकिन अगर रॉजर्स और मिसेस रॉजर्स के बारे में वो सही हैं, तो बाकी सब के बारे में? ओह, अब मैं तुम्हारी बात समझी, मिस ब्रेंट ने कहा। देखो, मिस्टर लॉम्बार्ड तो मानते हैं कि उन्होंने 20 लोगों को मरने के लिए वहां छोड़ दिया था। उनमें से कुछ आरोप थोड़े हास्यास्पद और मनगढ़ंत से लग रहे थे, जैसे कि जज के खिलाफ। वो तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रहा था। और फिर उस इंस्पेक्टर के बारे में, और फिर मेरे बारे में भी। परिस्थितियों को देखते हुए मैं कल रात तो कुछ नहीं कहने वाली थी। वो इन लोगों के सामने बात करने लायक टॉपिक नहीं था। दरअसल मेरे साथ हुआ ये था कि बियाट्रिस टेलर नाम की लड़की मेरे यहाँ काम करती थी। मुझे काफी देर से पता चला कि वो अच्छी लड़की नहीं थी। उसे लेकर मैं काफी समय तक धोखे में रही। उसका रंग ढंग काफी अच्छा था और वो काफी साफ सुथरी और भली लड़की लगती थी। मैं उसके काम से भी काफी खुश थी। लेकिन वो सब कुछ एक दिखावा था। असल में उसका चाल चलन एकदम भी अच्छा नहीं था और वो एक बहुत ही गिरी हुई लड़की थी, नफरत करने लायक। और फिर एक दिन मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। मैं बता नहीं सकती कि ये जानकर मुझे कितना झटका लगा। उसके माता पिता भी भले लोग थे। उन्होंने उसे बड़ी ही कड़ाई से पाला पोसा था और उन्हें भी उसकी ये करतूत पसंद नहीं आई थी। मैंने तो उसे 1 घंटा भी अपने घर में रहने नहीं दिया। कभी कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी भी हाल में बुरे चाल चलन को मंजूर किया है। फिर क्या हुआ? वेरा ने पूछा। उस गिरी हुई लड़की ने अपने पहले पाप के ऊपर एक दूसरे पाप का बोझ और लाद लिया। उसने खुद अपनी जान ले ली। यानी उसने आत्महत्या कर ली? वेरा ने कहा। हाँ, वो नदी में कूद गई। वेरा को कंपकपी हो आई। उसने मिस ब्रेंट के शांत चेहरे को देखा और कहा, जब आपको पता चला कि उसने ऐसा कर लिया है तो आपको कैसा लगा? क्या आपको अफसोस नहीं हुआ? आपने अपने आप को दोषी नहीं ठहराया? मैं भला अपने आप को दोषी क्यों ठहराती? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि मैं अपने बारे में इस तरह से सोचती। ये उसकी अपनी करतूत थी, उसका अपना पाप था जिसने उसे मौत की तरफ धकेला। अगर उसने एक भली नेक लड़की की तरह बर्ताव किया होता तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता। वेरा ने उनको ध्यान से देखा।
उनकी आंखों में कोई ग्लानि, कोई बेचैनी नहीं थी। वे कठोर और निर्मम थी। उनमें दंभ था। एमिली ब्रेंट सोल्जर आइलैंड के शिखर पर अपने सदाचार का लबादा ओढ़े बैठी थी। अब वो बुजुर्ग अविवाहित औरत वेरा के लिए थोड़ी सी हास्यास्पद, थोड़ी सी सनकी नहीं रह गई थी। अचानक वो बहुत ही भयानक नजर आने लगी थी। भाग 2। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग खाने के कमरे से निकले और एक बार फिर से टेरेस पर चले गए। जस्टिस एक कुर्सी पर बैठे शांत भाव से समुद्र को निहार रहे थे। लॉम्बार्ड और ब्लोर भी वहां थे और वे सिगरेट पीते हुए एक तरफ खामोश बैठे थे। डॉक्टर एक पल के लिए हिचकिचाए। वे किसी से सलाह मशवरा करना चाहते थे। उन्हें जज के पैने दिमाग के बारे में अंदाजा हो चुका था। इसके बावजूद वे थोड़ा असमंजस में पड़े रहे। जस्टिस का दिमाग भले ही तेज हो, लेकिन वे थे तो बुजुर्ग ही। आर्मस्ट्रॉन्ग को कुछ कर गुजरने वाले आदमी की तलाश थी। कुछ पल बाद उन्होंने अपना मन बना लिया। लॉम्बार्ड, क्या मैं 1 मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ? फिलिप ने चौंक कर कहा। हाँ हाँ, जरूर। दोनों आदमी टेरेस से उतर आए और ढाल पर टहलते हुए पानी की दिशा में बढ़ चले। जब वे बाकी सबसे काफी दूर पहुंच गए तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, मुझे एक सलाह चाहिए। लॉम्बार्ड के माथे पर थोड़े बल पड़े। उसने कहा, लेकिन मुझे डॉक्टरी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब हमारे वर्तमान हालातों से था। एक बात मुझे सच सच बताओ, इन सारे हालातों के बारे में तुम क्या सोचते हो? लॉम्बार्ड एक पल सोचकर बोला, अभी पक्का तो कुछ नहीं कह सकता, बस कुछ संकेत ही हैं। उस औरत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम्हें ब्लोर की बात ठीक लगती है? डॉक्टर ने पूछा। हाँ, मानी जाने लायक तो है, अगर सिर्फ उसी बात को लिया जाए तो। हाँ बिल्कुल। आर्मस्ट्रॉन्ग के लहजे से लगा कि उन्हें थोड़ी राहत मिली है। फिलिप लॉम्बार्ड बेवकूफ नहीं था। उसने कहा, यानी ये मानते हुए कि अपने टाइम में रॉजर्स और मिसेस रॉजर्स हत्या करके बेदाग बच निकले थे, और मेरी नज़र में तो ठीक ही था। आपका क्या ख्याल है, क्या किया होगा उन्होंने? उस बुढ़िया को जहर दिया होगा? डॉक्टर ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सीधा साधा मामला रहा होगा। मैंने आज सुबह ही रॉजर्स से पूछा था कि मिस ब्रेडी को तकलीफ क्या थी। उसके जवाब से पता चला कि उनको दिल की बीमारी थी। ऐसे कुछ मामलों में एमिल नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी को दौरा पड़ता है तो एमिल नाइट्रेट की शीशी तोड़कर उसे सुंघाया जाता है। अगर एमिल नाइट्रेट उसी वक्त ना दी जाए तो नतीजा जानलेवा हो सकता है। फिलिप लॉम्बार्ड ने सोचते हुए कहा, ये तो बड़ा ही आसान है। तब तो ये मामला वाकई लुभाने वाला रहा होगा। डॉक्टर ने सिर हिलाकर हामी भरी। हाँ, अपनी तरफ से कुछ करना धरना नहीं। जहर ढूंढना, उसे हासिल करना, खिलाना, कोई जहमत नहीं। बस हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना। और उस रात रॉजर्स जल्दी से डॉक्टर को बुलाने चला गया और उन दोनों को भरोसा हो गया कि अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और अगर पता चल भी जाता तो उनके खिलाफ कभी कुछ साबित तो हो ही नहीं पाता। फिलिप ने आगे जोड़ा, और इससे तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। क्या मतलब? मेरा मतलब है, इससे सोल्जर आइलैंड के बारे में साफ हो जाता है। कई अपराध ऐसे होते हैं जिन्हें साबित करके उन्हें करने वालों को पकड़ा नहीं जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए ये रॉजर्स पति पत्नी। दूसरा उदाहरण है बूढ़े वॉरग्रेव का, जिन्होंने कानून के नियमों के अंदर रहते हुए हत्या की। डॉक्टर ने तीखे स्वर में कहा, तुम्हें उस कहानी पर यकीन है? फिलिप मुस्कुराया। बिल्कुल, वॉरग्रेव ने सेटन की हत्या की थी। इतने पक्के ढंग से हत्या की थी जैसे उन्होंने उसे कटार ही भोंक दी हो। लेकिन वो काम उन्होंने जज की कुर्सी पर बैठकर किया था, इसलिए आम तरीके से कोई उन्हें उस जुर्म का दोषी नहीं ठहरा सकता। और इसीलिए ये मिस्टर ओवेन, इसीलिए ये सोल्जर आइलैंड। आर्मस्ट्रॉन्ग ने अचानक कहा, 1 मिनट के लिए इस औरत की मौत पर वापस लौटें। इसके क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं? रॉजर्स ने उसे मार दिया क्योंकि उसे डर था कि वो भेद खोल देगी। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि वो घबरा गई और उसने खुदकुशी कर ली। फिलिप ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हो तो सकती थी खुदकुशी, अगर मॉर्स्टन की मौत ना हुई होती। 12 घंटे के अंदर 2 आत्महत्याएं मुश्किल से ही गले से नीचे उतरेंगी। और अगर आप मुझसे ये कहें कि वो सांड मॉर्स्टन, जिसमें ना तो कोई भावना थी न ज्यादा दिमाग, सिर्फ इस कारण से दुखी हो गया कि उसने 2 बच्चों को कुचल दिया था और इस कारण उसने खुदकुशी कर ली, तो ये कोई मानने लायक बात नहीं है। ये ख्याल ही हंसने लायक है।
और फिर उसने वो जहर कहाँ से हासिल किया होगा? जितना मुझे मालूम है, लोग पोटेशियम साइनाइड अपनी जेब में लेकर नहीं फिरते। वो तो आप जैसे लोगों का फील्ड है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने कड़े स्वर में कहा। चाहे आम इंसान हो या डॉक्टर, कोई भी अपने सही होश हवास में पोटेशियम साइनाइड लिए नहीं घूमता। लॉम्बार्ड ने जवाब दिया। मुझे तो लगता है कि साइनाइड वाले इस मामले में कुछ सफाई की जरूरत है। या तो एंटनी मॉर्स्टन यहाँ आने से पहले ही खुदकुशी का इरादा रखता था और इसलिए तैयार होकर आया था, या फिर क्या? आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा। फिलिप लॉम्बार्ड मुस्कुराया और बोला, मुझे कहने के लिए क्यों मजबूर करते हैं जबकि वही बात आपकी खुद की जुबान पर भी है। या फिर एंटनी मॉर्स्टन का खून किया गया था। भाग 3। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने गहरी सांस ली। और मिसेस रॉजर्स, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं मिसेस रॉजर्स की खुदकुशी पर भी विश्वास कर लेता अगर एंटनी मॉर्स्टन का मामला ना हुआ होता। मैं ये भी मान सकता था कि रॉजर्स ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दिया अगर एंटनी मॉर्स्टन की इस तरह से मौत ना हुई होती। हमें एक ऐसा हल चाहिए जो इन दोनों मौतों को ठीक से समझा सके, जो एक के बाद एक इतनी तेजी से हुई हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, शायद मैं उस बारे में तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। और फिर उन्होंने चीनी मिट्टी के उन 2 छोटे छोटे पुतलों के गायब होने के बारे में रॉजर्स की बताई बातों को दोहराया। लॉम्बार्ड ने कहा, हाँ, वो छोटे छोटे चीनी मिट्टी के पुतले तो थे। ये तो पक्का है कि कल रात खाने के वक्त वो 10 थे, और अब आप कहते हैं कि वो 8 रह गए हैं। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसे वो कविता सुनाई। जरा इन कविता की लाइनों पर गौर करो लॉम्बार्ड। 10 नन्हे फौजी लड़के गए खाने को, गला घुट गया एक युवक का, बाकी बच गए 9। 9 नन्हे लड़के जागे देर अबेर, एक रह गया सोते सोते, बाकी बच गए 8। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर फिलिप मुस्कुराया और उसने अपना सिगरेट दूर फेंक दिया। ये तो कमबख्त इतनी सटीक लाइनें हैं कि इसे संयोग कहना तो मुश्किल है। मॉर्स्टन की मौत कल रात खाने के बाद गला घुटने से हुई और मिसेस रॉजर्स सोती रह गई। और इन सारी बातों को देखते हुए तो ये साफ साफ लगता है कि ये सब कुछ इस मिस्टर ओवेन का ही किया धरा है। इसका मतलब है कि एक अनजान पागल इस आइलैंड पर खुला घूम रहा है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने राहत की सांस ली। अब जाकर तुम्हें समझ में आया। लेकिन तुम देख रहे हो कि यह मामला कैसी करवट ले रहा है। रॉजर्स ने कसम खाकर कहा था कि आइलैंड पर हम लोगों के अलावा और कोई भी नहीं है। या तो वो गलती पर है या फिर वो झूठ बोल रहा है। फिलिप ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। वो आदमी काफी डरा हुआ है, इतना डरा हुआ कि उसे होश भी बाकी नहीं रह गया है। आज सुबह मोटर बोट का भी कुछ अता पता नहीं। फिलिप ने कहा, ये बात भी इस सिचुएशन से मेल खाती है। मिस्टर ओवन के सारे इंतजामों का एक और नमूना। सोल्जर आइलैंड तब तक बाकी दुनिया से अलग थलग कटा हुआ रहेगा जब तक ये कमबख्त मिस्टर ओवन अपना काम खत्म न कर ले। आर्मस्ट्रॉन्ग का चेहरा पीला पड़ गया। जरूर ये आदमी बिल्कुल पूरा पागल है, फिलिप ने अपने उसी पुराने अंदाज में कहा। लेकिन एक बात है डॉक्टर, जो शायद मिस्टर ओवन ने ध्यान में ना रखी हो। ये टापू कुल मिलाकर एक चट्टान ही तो है। हम इसकी तलाशी का काम शुरू करेंगे और जल्दी ही उस ओवन के बच्चे को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन ये खतरनाक साबित हो सकता है, डॉक्टर ने कहा। फिलिप लॉम्बार्ड एक दुष्टता भरी हंसी हंसा और बोला, खतरनाक हुआ करे खतरनाक। डरता कौन है यहाँ? खतरनाक तो मैं हो जाऊंगा जब वो मेरे हाथ लगेगा। बेहतर होगा कि हम ब्लोर को भी इस काम में अपनी मदद के लिए बुला लें। मुसीबत में वो बढ़िया साबित होगा। और बेहतर होगा कि हम औरतों को ना बताएं। और रही बात बाकी लोगों की, तो मेरे ख्याल से जनरल तो बेकार है, और बूढ़े वॉरग्रेव का गुण है कुछ ना करना और खाली अपनी कुर्सी पर पड़े रहना। इसलिए मेरे ख्याल से हम तीनों ही इस काम को करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अध्याय 8 भाग 1। ब्लोर आसानी से तैयार हो गया। उसने उनके तर्कों से फौरन रजामंदी जाहिर की। आपने जो कुछ इन पुतलों के बारे में बताया है, उससे तो सारा मामला ही बदल गया है। ये पागलपन है। हाँ, बस एक बात है, आपको ये नहीं लगता कि ओवेन का विचार इस काम को किसी के जरिए कराने का भी हो सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा? फिलिप ने पूछा। मेरा मतलब ये है, कल रात जो हलचल हुई उसके बाद ये नौजवान मॉर्स्टन घबरा जाता है
और जहर खा लेता है, और रॉजर्स वो भी घबराकर अपनी बीवी को ठिकाने लगा देता है। यानी वो मिस्टर ओवेन कुछ कर भी नहीं रहा और सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक भी हो रहा है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने साइनाइड वाले नुक्ते पर जोर दिया। ब्लोर ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गया था। वो कोई ऐसी आम चीज नहीं थी जो कोई भी इंसान जेब में लिए फिरे। लेकिन सवाल ये है कि वो उसके ड्रिंक में कैसे पहुंची। लॉम्बार्ड ने कहा, मैं इस बारे में सोचता रहा हूं। मॉर्स्टन ने उस रात कई बार ड्रिंक ली थी। जिस टाइम उसने अपनी आखिरी वाली ड्रिंक ली और जिस समय उससे पहले वाली खत्म की थी, उन दोनों के बीच में काफी लंबा गैप था। उस दौरान उसका गिलास किसी न किसी मेज पर रखा हुआ था। जहां तक मुझे याद है, वो खिड़की के पास वाली छोटी मेज पर था। खिड़की खुली हुई थी। कोई चुपके से उस गिलास में आकर साइनाइड डालकर जा सकता था। ब्लोर ने अविश्वास से कहा, वहां इतने सारे लोग थे, किसी को तो नजर आता। हम सभी लोग दूसरी परेशानियों में उलझे हुए थे, इसलिए हो सकता है किसी का ध्यान ना गया हो। हाँ, ये तो सच है। हम सभी के ऊपर आरोप लगाए गए थे। हम इधर उधर चल रहे थे, कमरे में घूम रहे थे, बहस भी कर रहे थे, नाराज भी थे और अपने बारे में कही गई बातों को लेकर परेशान भी थे। मेरा ख्याल है कि ऐसा संभव हो सकता था कि किसी का भी ध्यान उस बात पर ना जाए। ब्लोर ने कंधे उचका दिए। तो ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा ही किया गया होगा। तो फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। आप में से किसी के पास रिवॉल्वर तो नहीं है? मेरे पास है, लॉम्बार्ड ने कहा। ब्लोर की आंखें चौड़ी हो गईं। आप हमेशा अपने साथ लिए रहते हैं इसको? हाँ, आमतौर पर लिए रहता हूँ। मैं कई बार पहले भी मुश्किल में फंस चुका हूँ, लॉम्बार्ड ने कहा। हाँ, और आज जितनी मुश्किल में आप हैं, इससे ज्यादा मुश्किल में तो शायद पहले कभी नहीं रहे होंगे। अगर इस टापू पर वाकई कोई पागल छिपा हुआ है तो उसके पास काफी हथियार होंगे। चाकू छुरे की तो बात ही अलग गई। आर्मस्ट्रॉन्ग ने गला खंखारा और बोले, यहाँ तुम गलत हो सकते हो ब्लोर। बहुत से पागल हत्यारे एकदम शांत स्वभाव के लोग होते हैं, भले और मिलनसार। ब्लोर ने कंधे उचकाए और बोला, मुझे नहीं लगता डॉक्टर कि ये पागल उस किस्म का होगा। भाग 2। तीनों आदमी आइलैंड के दौरे पर निकल पड़े। वहां पर खोज करना इतना सीधा साधा साबित हुआ जितने की उन्हें उम्मीद नहीं थी। आइलैंड के सारे तट बिल्कुल साफ सुथरे और सपाट थे। किसी की भी सतह कहीं से भी टूटी फूटी नहीं थी। टापू के बाकी हिस्से पर कोई पेड़ नहीं थे और छिपने की बहुत कम जगह थी। वे तीनों बड़ी ही सावधानी से और सिलसिलेवार ढंग से आइलैंड की चोटी से पानी के छोर तक जांचते परखते हुए आए। उन्होंने चट्टान में छोटी से छोटी दरार को भी छान मारा जो किसी गुफा में जाने का रास्ता हो सकती थी, लेकिन वहां कोई गुफा नहीं थी। आखिरकार पानी के छोर को पार करते हुए वे उस जगह आए जहां जनरल मैकार्थर बैठे समुद्र की तरफ निहार रहे थे। यहाँ काफी शांति थी और लहरें धीरे धीरे आकर चट्टानों पर छप छप कर रही थीं। बूढ़े जनरल एकदम सीधे तने हुए बैठे थे और उनकी आंखें दूर क्षितिज पर गड़ी थीं। उन तीनों के वहां आने पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी इस बेध्यानी ने उन तीनों के दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा कर दी। ब्लोर ने कहा, ये कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, कहीं किसी समाधि वमाधि में तो नहीं चले गए? फिर उसने जनरल से कहा, बहुत अच्छी शांत जगह आपने खोजी है अपने लिए सर। जनरल ने मुंह बनाया और बोले, समय बहुत कम है, बहुत ही कम। मैं चाहता हूं कि कोई मुझे छेड़े नहीं। हम आपको तंग नहीं कर रहे सर, हम तो टापू का दौरा कर रहे हैं। हम बस यही देखने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं कोई इस पर छिपा तो नहीं है। जनरल ने त्योरियां चढ़ाई और बोले, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, बिल्कुल नहीं समझ रहे हो। मेहरबानी करके चले जाओ यहां से। ब्लोर पीछे हटकर बाकी दोनों के पास आ गया और बोला, यह आदमी तो कतई पागल है, इससे तो बात करना ही बेकार है। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? लॉम्बार्ड ने पूछा। पता नहीं क्या अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। समय बहुत कम है, मुझे तंग मत करो, चले जाओ यहां से। ब्लोर की ये बात सुनकर डॉक्टर की आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गईं। कहीं। भाग 3। टापू की तलाशी एक तरह से पूरी हो चुकी थी। तीनों आदमी सबसे ऊंची जगह पर खड़े उधर जमीन की तरफ देख रहे थे। कोई नाव नहीं निकली थी। हवा तेज होती जा रही थी। लॉम्बार्ड ने कहा, मछुआरों की नावें निकली नहीं हैं, आंधी भी आ रही है। कैसी मुसीबत है कि गांव यहां से दिखाई ही नहीं दे रहा, वरना हम कोई संकेत दे सकते थे। हम रात को अलाव जला सकते हैं, ब्लोर ने सुझाव दिया।
लॉम्बार्ड ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, दिक्कत ये है कि जहां तक मुझे लगता है उसने इस सब का भी इंतजाम कर रखा होगा। क्या मतलब? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि उन्हें ये कहा गया हो कि यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है और हम सबको यहाँ पड़े रहना है, किसी भी तरह के संकेत पर कोई ध्यान न दिया जाए। शायद गांव वालों को ये कह दिया गया हो कि कोई शर्त लगी है। कुछ भी कहा गया हो सकता है। और आपको लगता है कि वो ऐसी बात को मान लेंगे? ब्लोर ने कहा। लॉम्बार्ड ने रूखे स्वर में कहा, सच से ज्यादा विश्वास करने लायक है ये बात। अगर गांव वालों से ये कहा जाता कि टापू को तब तक अलग थलग रखा जाना है जब तक मिस्टर ओवेन चुपचाप अपने सारे मेहमानों का खून न कर लें, तो क्या तुम्हारे ख्याल में वो मान लेते? बात ब्लोर की समझ में आ गई और वो चुप हो गया। फिर उसने चट्टान को ध्यान से देखते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस साइड से कोई ऊपर चढ़ा हो? मुझे तो नहीं लगता, काफी खड़ी चढ़ाई है। और फिर वो छिपता कहाँ? आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, हो सकता है इस कगार में कोई छेद हो। अगर हमारे पास नाव होती तो हम आइलैंड के उस तरफ जा सकते थे। अरे भाई, अगर नाव होती तो हम कब के इस आइलैंड को छोड़कर यहाँ से रफू चक्कर ना हो चुके होते। हाँ, ये तो है, अचानक लॉम्बार्ड ने कहा। लेकिन हम इस कगार की जांच तो कर ही सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक जगह है जहाँ एक ताक जैसी जगह हो सकती है, यहाँ नीचे थोड़ी दाईं तरफ। अगर आप लोग एक रस्सी ले आए तो मैं नीचे उतरकर अच्छी तरह से चेक कर सकता हूँ। हाँ हाँ, पक्का कर लेना ही अच्छा रहेगा। हालांकि ये है बड़ी बेतुकी बात। मैं देखता हूँ, कुछ मिल जाए तो लेकर आता हूँ। इतना कहकर ब्लोर तेजी से रस्सी लाने घर की तरफ चल दिया। भाग 4। वेरा सारी सुबह एकदम बेचैन रही थी। उसे एमिली ब्रेंट से एक अजीब किस्म की नफरत महसूस हो रही थी और इसी कारण वो उससे कतराती रही। मिस ब्रेंट ने मकान के कोने की परली तरफ एक कुर्सी रखवा ली थी ताकि उनको हवा न लगे। वहां बैठी वे बुनाई कर रही थीं। जब भी वेरा उन्हें देखती तो एक डूबी हुई लड़की का पीला चेहरा उसके दिमाग में कौंध जाता। एक ऐसा चेहरा जो कभी सुंदर था, लेकिन अब वो दया या आतंक के परे जा चुका था। टेरेस के मुख्य भाग पर जस्टिस वॉरग्रेव एक छोटी सी कुर्सी में दुबके हुए बैठे थे। जब वेरा उनको देखती तो उसे एक आदमी कटघरे में खड़ा नजर आता, सुनहरे बालों और नीली आंखों वाला एक मासूम सा युवक जिसके चेहरे पर भौचक्कापन और डर था। एडवर्ड सेटन। और फिर अपनी कल्पना में वो जज को अपनी काली टोपी पहने सजा सुनाते देखती। जब उन दोनों को देखते देखते उसका जी उचाट हो गया तो वो टहलती हुई समुद्र तक चली गई। वहां बूढ़े जनरल बैठे क्षितिज को देख रहे थे। उसके आने की आहट पाकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और बोले, ओह, तुम हो, आ गई हो। वेरा उनके पास जाकर बैठ गई और बोली, क्या आपको यहाँ बैठकर समुद्र को निहारना पसंद है? हाँ, मुझे ये अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से ये इंतज़ार करने के लिए अच्छी जगह है। इंतज़ार करने के लिए? आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? अंत का। और किसका? लेकिन मेरे ख्याल से ये तुम्हें पता होना चाहिए। यही तो सच है, हम सभी तो अंत का इंतज़ार ही कर रहे हैं। वेरा ने थोड़ी बेचैनी से पूछा, क्या मतलब है आपका? जनरल ने गंभीर स्वर में कहा, हम में से कोई भी इस टापू से कभी नहीं निकल पाएगा। यही तो प्लान है उनका। तुम इस बात को अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन शायद मान नहीं रही हो। उनकी ये बात सुनकर वेरा और ज्यादा बेचैन हो गई। उसे अचानक इस शांत से बूढ़े फौजी से डर लगने लगा। जनरल ने अपनी बात अभी खत्म नहीं की थी। वे अपने उसी स्वर में कहते रहे, बात यह है कि मैं लेज़ली को प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, मेरी पत्नी, और मुझे उस पर गर्व भी था। वो इतनी सुंदर और इतनी खुशमिजाज थी, और क्योंकि मैं उसे इतना प्यार करता था इसीलिए मैंने वो किया था। आपका मतलब है आपने वाकई? इतना कहते कहते वेरा बीच में ही रुक गई। जनरल ने धीरे से सिर हिलाया और बोले, अब उससे इनकार करने से कोई फायदा नहीं, बिल्कुल कोई फायदा नहीं, जब हम सभी मरने ही वाले हैं। मैंने रिचमंड को मौत के मुंह में भेजा था। मेरे ख्याल से एक तरह से वो हत्या ही थी। मैं हमेशा से ही कानून का पालन करने वाला आदमी रहा हूँ, लेकिन उस समय न जाने मुझे क्या हो गया था। मुझे एक पल के लिए भी महसूस नहीं हुआ कि मैं हत्या कर रहा हूँ। मुझे उसका कोई अफसोस नहीं था। मैंने बस यही सोचा था कि उसे अच्छा सबक मिलेगा। लेकिन बाद में
बाद में क्या हुआ जनरल? वेरा ने पूछा। पता नहीं, मैं ठीक से नहीं जानता, लेकिन सब कुछ इतना अलग और अजीब हो गया था। मुझे पता नहीं कि लेज़ली को कभी ये बात पता चली या नहीं। मेरे ख्याल से तो उसे नहीं मालूम था, और उसके बाद वो मुझसे इतनी दूर चली गई थी जहां मैं उस तक पहुंच नहीं सकता था, ना ही उससे पूछ सकता था। मैं अकेला रह गया था, बिल्कुल अकेला, और अब मेरे उस अकेलेपन का अंत होने वाला है। तुम्हें भी खुशी होगी जब ये अंत आएगा। वेरा घबराकर वहां से खड़ी हो गई और तीखी आवाज में बोली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। मैं जानता हूं बच्ची, मैं जानता हूं। वेरा अब थोड़ा और घबरा गई थी। उसने तीखे स्वर में कहा, आप नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ समझते ही नहीं। जनरल ने उसकी बात पर बिना कोई ध्यान दिए कहा, वो देखो, लेज़ली आ रही है मेरे पास मुझसे मिलने। और वेरा घर वापस जाने के लिए मुड़ गई। भाग 5। जब ब्लोर मकान से रस्सी लेकर लौटा तो उसने आर्मस्ट्रॉन्ग को वहीं पाया जहां वो उन्हें छोड़ गया था। वे नीचे गहराई में झांक रहे थे। ब्लोर ने तेज तेज सांस लेते हुए कहा, मिस्टर लॉम्बार्ड कहाँ है? वो नीचे चट्टान को जांचने गया है, अभी 1-2 मिनट में आ जाएगा। मेरी बात सुनो ब्लोर, मुझे चिंता हो रही है। तो इसमें अलग क्या है? चिंता तो हम सभी को हो रही है, ब्लोर ने कहा। डॉक्टर ने अधीरता से हाथ हिलाया। अरे, मेरा मतलब वो नहीं है। मैं बूढ़े जनरल के बारे में बात कर रहा हूं। हम लोग यहाँ पर उस पागल हत्यारे की तलाश कर रहे हैं। जनरल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ब्लोर ने अविश्वास भरे स्वर में कहा। आपका मतलब है कि ये हत्याएं वो कर रहे हैं? डॉक्टर ने थोड़े उलझे स्वर में कहा। मुझे शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं मानसिक रोगों का विशेषज्ञ नहीं हूं। मैंने उनसे ज्यादा बातचीत भी नहीं की है, लेकिन उनके बारे में कुछ तो अजीब है। ब्लोर ने हिचकिचाते हुए कहा, देखिए डॉक्टर, वो थोड़े खिसके हुए तो हो सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें एक कातिल के रूप में नहीं देख पा रहा हूं। तभी लॉम्बार्ड भी आ गया। उसने रस्सी को सावधानी से बांधा और बोला, जहां तक हो सकेगा मैं अपना ख्याल रखूंगा। बस अगर रस्सी अचानक खिंचे तो जरा आप लोग ख्याल रखना। 1-2 मिनट तक वे दोनों लॉम्बार्ड को नीचे जाते देखते रहे। फिर ब्लोर ने कहा, ये आदमी बिल्ली की तरह चढ़ता है ना? हाँ, मुझे लगता है ये पहाड़ों पर काफी चढ़ा उतरा है, डॉक्टर ने सहमति जताई। कुल मिलाकर कुछ अजीब सा ही आदमी है ये। पता है मुझे क्या लगता है? ब्लोर ने कहा, मुझे लगता है कि ये कुछ गड़बड़ है। वो भला किस तरह? डॉक्टर ने पूछा। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं लगता। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि इसकी कुछ कारगुजारियां तो काफी हद तक अंधेरे में रखने लायक होंगी। अच्छा, क्या आप अपने साथ रिवॉल्वर लाए हैं डॉक्टर? डॉक्टर उसे घूरता रह गया। रिवॉल्वर? हे भगवान, नहीं, मैं रिवॉल्वर क्यों लाता भला? लेकिन लॉम्बार्ड तो लाया है। उसे यहाँ रिवॉल्वर लाने की भला क्या जरूरत थी बताइए? ऐसा सिर्फ किताबों में ही होता है कि लोग आमतौर पर रिवॉल्वर यूं ही लिए फिरते हैं। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने भौचक्केपन से सिर हिलाया, लेकिन उन्हें इस बात का कोई जवाब नहीं सूझा। उन्होंने नीचे झुककर लॉम्बार्ड को देखा। वो अच्छी तरह सब जगह चेक कर रहा था। जल्दी ही वो कगार के सिरे से ऊपर से होकर आ गया। उसने माथे से पसीना पोंछा और बोला, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ घर की तलाशी लेना बाकी है। भाग 6। घर की तलाशी बड़ी ही आसानी से ले ली गई। पहले उन्होंने बाहर की कुछ इमारतों को छाना और फिर मुख्य बिल्डिंग की तरफ ध्यान दिया। मिसेस रॉजर्स ने रसोई घर के दराज में जो फीता रखा था उससे उन्होंने मदद ली, लेकिन कोई ऐसी छिपी हुई जगह नहीं थी जो उन्हें ना दिखाई दी हो। हर चीज सीधी सादी थी। एक आधुनिक सा मकान जिसमें छिपने छिपाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। पहले उन्होंने नीचे की मंजिल की तलाशी ली। फिर जब वे दूसरी मंजिल पर सोने के कमरों में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उन्होंने ऊपर की खिड़की से रॉजर्स को एक ट्रे पर पीने का सामान लेकर टेरेस की तरफ जाते देखा। फिलिप ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, ये काफी बढ़िया काम करता है ये रॉजर्स। चाहे कितना भी काम हो, इसके चेहरे पर शिकन नहीं आती। डॉक्टर ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, खाना भी काफी बढ़िया बनाता है। ब्लोर ने उसकी बात काटते हुए कहा, वो खाना बढ़िया नहीं बनाता, उसकी बीवी खाना बढ़िया बनाती थी। कल रात का खाना उसी ने बनाया था। इसके बाद वे पहले बेडरूम में दाखिल हुए।
5 मिनट के बाद वे फिर से सीढ़ियों के ऊपर की परछत्ती पर थे। उन्हें छिपने की अभी तक कोई जगह नहीं मिली थी, वहां उसकी गुंजाइश भी नहीं थी। ब्लोर ने इधर उधर देखते हुए कहा, एक छोटी सी सीढ़ी है यहाँ पर, वो तो ऊपर नौकरों के कमरे की तरफ जाती है, डॉक्टर ने बताया। ब्लोर ने कुछ सोचते हुए कहा, शायद छत के नीचे कोई जगह होगी जहां पानी की टंकी वगैरह है, वही एक जगह है और तो कोई नहीं है। और तभी जब वे वहां पर खड़े थे, उन्हें ऊपर से एक आवाज सुनाई दी, एक मंदी सी दबी दबी सी पैरों की आहट। उन तीनों ने उसे सुना। आर्मस्ट्रॉन्ग ने ब्लोर की बांह पकड़ ली। लॉम्बार्ड ने उन्हें होशियार करते हुए एक उंगली उठाई और खामोश रहने का इशारा किया। आवाज फिर से आई। कोई बहुत ही आहिस्ता से दबे दबे कदमों से ऊपर चल रहा था। डॉक्टर ने फुसफुसाकर कहा, ये ऊपर सोने के कमरे में से आ रही है, उस कमरे में जहां मिसेस रॉजर्स की लाश रखी है। ब्लोर ने भी फुसफुसाकर जवाब दिया, हाँ बेशक, छिपने के लिए उसने सबसे अच्छी जगह चुनी है, वहां किसी के भी जाने की संभावना नहीं थी। चलिए चुपचाप ऊपर चलते हैं। तीनों दबे पांव ऊपर की तरफ चल दिए। सोने के कमरे के बाहर छोटी सी परछत्ती पर वे फिर रुके। कमरे में जरूर कोई था। अंदर से हल्की सी आवाज आई। ब्लोर ने एक झटके से दरवाजा खोला और तीनों फुर्ती से अंदर दाखिल हो गए, लेकिन फिर तीनों के तीनों ठिठक कर वहीं खड़े रह गए। अंदर रॉजर्स था, उसके हाथों में कपड़े थे। भाग 7। सबसे पहले ब्लोर ने खुद को संभाला। उसने कहा, माफ करना रॉजर्स, हमने यहाँ किसी के चलने की आवाजें सुनी थी। जी वो मैं था सर, रॉजर्स ने कहा। मैं अपना सामान यहाँ से हटा रहा था। मेरे ख्याल में आप में से किसी को भी एतराज़ नहीं होगा अगर मैं नीचे की मंजिल पर मेहमानों के खाली कमरों में से एक अपने लिए ले लूं। हाँ हाँ, हमें भला क्या एतराज़ होगा, ऐसा ही कर लो, डॉक्टर ने जवाब दिया। रॉजर्स हाथों में अपना सामान उठाए कमरे के बाहर चला गया और सीढ़ियां उतर गया। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग उस बिस्तर तक गए जहां पर मिसेस रॉजर्स की लाश रखी थी। उन्होंने चादर उठाकर मरी हुई औरत के शांत चेहरे को देखा। वहां अब डर का कोई निशान नहीं था, सिर्फ एक खालीपन था। उन्होंने कहा, काश मेरा सारा सामान यहाँ होता, तो उससे मैं पता लगा पाता कि इसे कौन सी दवा दी गई थी। खैर जो भी हो, चलो अब ये तलाशी का काम खत्म करते हैं। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें तलाशी में कुछ नहीं मिलने वाला। और फिर कुछ ही मिनटों के बाद वे पूरे घर का एक एक कोना छान चुके थे। टापू पर उन 8 लोगों के अलावा और कोई नहीं था। अध्याय 9 भाग 1। लॉम्बार्ड ने धीरे धीरे कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब पूरा समय गलती कर रहे थे। सिर्फ इन 2 मौतों की वजह से हमने न जाने कैसी कैसी बातें सोच डाली। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, देखो, इन सब के बावजूद मुझे आत्महत्याओं के बारे में पता है। मैं एक डॉक्टर हूँ। एंटनी मॉर्स्टन उन लोगों में से नहीं था जो खुदकुशी करते हैं। तो फिर कहीं ये दुर्घटना तो नहीं थी? और फिर उस औरत की मौत, वो तो कहीं से भी दुर्घटना जैसी नहीं लगती। ब्लोर ने थोड़े अजीब से स्वर में कहा, दुर्घटना हो भी सकती है। सुनिए डॉक्टर, आपने उसे कोई दवा दी थी ना? कल रात को आपने कहा था कि आपने उसे सुलाने के लिए कोई दवाई दी थी। हाँ, वो तो एक मामूली सी नींद की दवा दी थी मैंने उसे, डॉक्टर ने कहा। कौन सी दवाई थी वो? मैंने उसे ट्रायोनल की हल्की सी खुराक दी थी। वो दवाई बिल्कुल भी नुकसान करने वाली नहीं होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसे ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा दे दिया हो? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो ब्लोर? डॉक्टर ने इस बार कड़े स्वर में कहा। कुछ खास नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है आपसे गलती हो गई हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, डॉक्टर ने तीखे स्वर में कहा। सीधे सीधे शब्दों में क्यों नहीं कहते कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने उसे जानबूझकर दवा की ज्यादा खुराक दे दी? फिलिप ने जल्दी से बीच बचाव करते हुए कहा, सुनिए, आप दोनों शांत रहिए। ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का समय नहीं है। अगर हम सब मिलकर रहेंगे तो फिर भी शायद इस पागल हत्यारे का मुकाबला कर पाएं। इसीलिए बखेड़ा खड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। हम सब एक ही नाव में सवार हैं और हमें साथ रहकर इसका मुकाबला करना है। और वैसे एक बात है ब्लोर, तुम्हारे ऊपर भी तो झूठी गवाही देने का आरोप है।
ब्लोर मुट्ठियां भींचकर एक कदम आगे बढ़ा और बोला, झूठी गवाही जाए भाड़ में, वो एकदम झूठ है। आप मुझे चुप कराने की कोशिश कर सकते हैं मिस्टर लॉम्बार्ड, लेकिन कुछ बातें मैं भी जानना चाहता हूँ, और उनमें से एक आपके बारे में भी है। मेरे बारे में? क्या भला? फिलिप ने पूछा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सैर तफरीह पर यहाँ आए तो आते समय अपने साथ रिवॉल्वर क्यों लेकर आए हैं? लॉम्बार्ड मुस्कुराते हुए बोला, मैं उसे इसलिए लाया था क्योंकि मुझे आशंका थी कि शायद मुझे थोड़ी सी मुसीबत का सामना करना पड़े। लेकिन कल रात तो आपने ये बात हमें नहीं बताई। हाँ, मैंने नहीं बताया। वो इसलिए क्योंकि मैं ये बात नहीं बताना चाहता था कि मुझे उस तरह से न्योता देकर यहाँ नहीं बुलाया गया था जैसे बाकी लोगों को बुलाया गया है। सच तो ये है कि एक यहूदी ने मुझसे संपर्क किया था। उसका नाम था मॉरिस। उसने मुझे 100 गिनी की रकम की पेशकश की थी कि मैं यहाँ आऊं और सारी चीज़ों पर नज़र रखूं। मैंने उससे पूछा भी कि ये सब किस बारे में है, मुझे किस कारण से किसके ऊपर नज़र रखनी है, लेकिन उसने बस यही कहा कि इतना ही काम है कि मैं यहाँ आऊं और जितने लोग यहाँ हैं और यहाँ जो भी घटनाएं होती हैं उन सब के ऊपर नज़र रखूं। इसके आगे वो कुछ नहीं बोला। उसने सीधे शब्दों में मुझसे कहा, काम यही है, चाहो तो ले लो वरना छोड़ दो। मैं तंगी में था इसलिए मैंने ये काम ले लिया। तो आपने ये सब कल रात हमें क्यों नहीं बताया? ब्लोर ने पूछा। अरे मेरे भाई, मुझे कैसे पता चलता कि कल रात जो हुआ उसी किस्म की घटना के लिए मुझे यहाँ लाया गया था? इसीलिए मैं चुप रहा और मैंने एक आम सा किस्सा सुना दिया। तो अब तुम्हारा ख्याल कैसे बदल गया? अब मेरा ख्याल इसलिए बदल गया क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मैं खुद भी उसी मुसीबत में हूँ जिसमें आप सभी बाकी लोग हैं। 100 गिनी की रकम की पेशकश उस मिस्टर ओवन द्वारा फेंका गया चारा था ताकि मैं भी आप लोगों के साथ उसके जाल में आ फंसूं। और फिलहाल स्थिति ये है कि हम सभी उस जाल में फंस चुके हैं। टोनी मॉर्स्टन की मौत, मिसिज रॉजर्स की मौत, खाने की मेज से गायब होते वो पुतले, इन सारी बातों में मिस्टर ओवन का हाथ साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि ये मिस्टर ओवन हैं कहाँ। तभी नीचे दोपहर के खाने की घंटी बजी। भाग 2। रॉजर्स खाने के कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। जब ये तीनों सीढ़ी से नीचे उतरे तो वो 1-2 कदम आगे बढ़ाया और बोला, उम्मीद है लंच आपको ठीक लगेगा। बस गोश्त है और थोड़े उबले आलू, साथ में पनीर और बिस्किट और कुछ डिब्बाबंद फल। हाँ, ठीक ही है। रसोई घर में सामान तो काफ़ी है ना? लॉम्बार्ड ने पूछा। जी हाँ, खाना तो काफ़ी है सर, सारा डिब्बाबंद खाना है। पता नहीं आज फ्रेड नेराकॉट क्यों नहीं आया, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। तभी मिस ब्रेंट कमरे में आई। उनका ऊन का एक गोला गिर गया था और वे सावधानी से उसके सिरे को लपेट रही थी। मेज पर अपनी जगह पर बैठते हुए उन्होंने कहा, मौसम बदल रहा है, हवा काफ़ी तेज हो गई है और लहरों पर सफ़ेद झाग बन रहा है। उनके पीछे जस्टिस वॉरग्रेव भी अंदर आ गए। उन्होंने सारे लोगों पर निगाह डाली और बोले, आज सुबह से काफ़ी कुछ काम कर लिया आप लोगों ने। तभी वेरा क्लैथॉर्न अंदर आई और बोली, क्या मुझे देर हो गई? नहीं नहीं, तुम आखिरी नहीं हो, अभी तो जनरल भी नहीं आए हैं, एमिली ब्रेंट ने कहा। फिर वे सब लोग मेज के चारों तरफ बैठ गए। रॉजर्स ने मिस ब्रेंट से पूछा, आप खाना शुरू करेंगी मैम या रुकेंगी? वेरा ने उन्हें बताया, जनरल तो समुद्र के किनारे पर बैठे हैं, मुझे उम्मीद नहीं कि उनको घंटी की आवाज़ वहाँ सुनाई दी होगी, लेकिन वैसे आज वे कुछ गुमसुम से हैं। रॉजर्स ने जल्दी से कहा, मैं नीचे जाकर उन्हें बता देता हूँ कि लंच तैयार है। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग उछलकर उठे और बोले, मैं बोलकर आता हूँ, आप लोग खाना शुरू कीजिए। भाग 3। मेज के चारों तरफ बैठे 5 लोगों को बात करने में मुश्किल सी लग रही थी। बाहर हवा के झोंके अचानक आते फिर रुक जाते। वेरा ने झुरझुरी ली और बोली, आंधी आ रही है। ब्लोर ने किस्सा सुनाने के अंदाज में कहा, पता है, कल जब मैं रेलगाड़ी से प्लाईमाउथ से आ रहा था तो मेरे साथ डिब्बे में एक बूढ़ा आदमी था। वो लगातार ये कहे जा रहा था कि तूफान आने वाला था। कितने अद्भुत ढंग से इन बूढ़े लोगों को मौसम का अंदाजा हो जाता है। रॉजर्स मेज के चारों तरफ घूमकर प्लेटें उठा रहा था। अचानक वो रुक गया और एक अजीब सी डरी हुई आवाज में बोला, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। और फिर सभी ने वो आवाज सुनी, टेरेस के साथ साथ दौड़ते हुए कदमों की आवाज। और फिर एक पल बाद
तेज तेज सांस लेते हुए डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग नजर आए। उन्होंने हकलाते हुए कहा, जनरल मैकार्थर, क्या वे मर गए? वेरा ने पूछा। हाँ, वो मर गए हैं। और फिर वहां एक लंबी खामोशी छा गई। सातों लोग एक दूसरे को ताक रहे थे और उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। भाग 4। तूफान ठीक उस समय शुरू हुआ जब बूढ़े जनरल का शरीर उठाकर दरवाजे के अंदर ले आया गया। सभी लोग हॉल में खड़े थे। अचानक सरसराहट और गरज की आवाज के साथ बारिश होने लगी। ब्लोर और डॉक्टर लाश को लेकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। वेरा अचानक मुड़ी और खाने के कमरे में फिर से चली गई। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वे उसे छोड़ गए थे। खाने के बाद मीठे का बर्तन बिना परोसा हुआ बगल की मेज पर रखा था। वेरा खाने की मेज तक गई। वो वहीं खड़ी थी जब कुछ पल बाद रॉजर्स आहिस्ता से कमरे में आया। वो उसे देखकर चौंका। फिर उसकी आंखों ने एक सवाल पूछा। ओह मिस वेरा, मैं तो बस ये देखने आया था। वेरा ने ऊंची आवाज में कहा, तुम बिल्कुल सही हो रॉजर्स, खुद ही देख लो, सिर्फ 7 बचे हैं। भाग 5। जनरल मैकार्थर को बिस्तर पर लिटा दिया गया था। एक आखिरी जांच करने के बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आकर नीचे उतरे। उन्होंने बाकी सब लोगों को बैठक में इकट्ठा बैठे देखा। मिस ब्रेंट अपनी बुनाई कर रही थी और वेरा खिड़की के पास खड़ी बारिश को देख रही थी। ब्लोर अपने हाथ घुटनों पर रखे कुर्सी पर अकड़ा बैठा था। लॉम्बार्ड बेचैनी से आगे पीछे टहल रहा था। कमरे के आखिर में जस्टिस एक ऊंची कुर्सी पर बैठे थे। डॉक्टर ने उन्हें बताया, जनरल की मौत दिल के दौरे या इस तरह की किसी चीज से नहीं हुई। उनको सिर के पीछे किसी छोटे डंडे या ऐसी ही किसी चीज से मारा गया था। हल्की सी बुदबुदाहट सबके बीच फैल गई। जज की साफ आवाज उभरी, क्या तुम्हें वो हथियार मिला जिसे इस्तेमाल किया गया था? नहीं, हथियार तो वहां कोई नहीं था, डॉक्टर ने कहा। लेकिन इसके बावजूद तुम्हें इस बात पर भरोसा है कि उन पर वार किया गया है? हाँ, मुझे पूरा भरोसा है। जज के माथे पर बल पड़ गए। गला साफ करते हुए उन्होंने कहना शुरू किया, आज सुबह जब मैं टेरेस पर बैठा था तो मैं आप लोगों की सारी हरकतें देख रहा था। आपके उद्देश्य के बारे में शक का कोई सवाल ही नहीं था। आप उस हत्यारे को ढूंढने के लिए पूरे टापू को खोज रहे थे, है कि नहीं? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, फिलिप ने कहा। और आप लोग बिना शक उसी नतीजे पर पहुंचे जिस पर मैं भी पहुंचा हूं कि एंटनी मॉर्स्टन और मिसेस रॉजर्स की मौतें ना तो दुर्घटनाएं थीं और ना ही आत्महत्याएं। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि आप मिस्टर ओवेन के उद्देश्य के बारे में भी एक नतीजे पर पहुंचे जिसे पूरा करने के लिए हम सबको इस आइलैंड पर बुलाया गया है। ब्लोर ने बैठी हुई आवाज में कहा, वो आदमी पागल है, खिसका हुआ है। जज ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हारी ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे असली मुद्दे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारा सबसे बड़ा सरोकार ये है कि हम अपनी जानें कैसे बचाएं। लेकिन इस पूरे आइलैंड पर कहीं कोई नहीं है, डॉक्टर ने कहा। हाँ, मैं जानता हूं कि यहाँ कोई नहीं है। मैं तो इस नतीजे पर आज सुबह ही पहुंच गया था। मैं तुम लोगों को बता सकता था कि तुम्हारी खोज का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी पक्की राय है कि मिस्टर ओवेन इसी टापू पर मौजूद है। ये योजना जो उन्होंने बनाई है उसका उद्देश्य है ऐसे लोगों को न्याय के घेरे में लाना जिनको कानून छू नहीं सकता। और उनकी ये योजना सिर्फ एक ही तरीके से पूरी हो सकती थी। मिस्टर ओवेन के लिए इस आइलैंड पर आने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है कि मिस्टर ओवेन हम ही में से एक आदमी है। भाग 6। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भला? वेरा बेचैनी से अपनी सीट से खड़े होते हुए बोली। जज ने पैनी नजरों से उसे देखते हुए कहा, एक बात समझ लीजिए मिस, सच्चाई से मुंह चुराने का समय नहीं है अब हमारे पास। हम सब एक गंभीर मुसीबत में फंसे हुए हैं। हम ही में से एक आदमी ये UN ओवेन नाम का आदमी है, और हम नहीं जानते कि वो हम में से कौन है। यहाँ पर आने वाले 10 लोगों में से 3 तो निश्चित रूप से नहीं थे। एंटनी मॉर्स्टन, मिसेस रॉजर्स और जनरल मैकार्थर तो संदेह से परे जा चुके हैं। अब हम में से 7 बचे हैं, और इन्हीं 7 में से एक है वो मिस्टर ओवेन। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं?
ये बात है तो काफ़ी अजीब, लेकिन मेरे ख्याल से आप सही कह रहे हैं, डॉक्टर ने कहा। मुझे भी इस बात में कोई शक नहीं है, ब्लोर ने कहा। बाकी सब लोगों ने भी इस बात के लिए अपनी सहमति दी। जज ने फिर से कहा, तो ठीक है, अब हम सबूतों की जांच करते हैं। हमें ये चेक करना होगा कि क्या किसी एक आदमी पर संदेह करने का कोई खास कारण हमारे पास है या नहीं। ब्लोर तेज तेज सांसें ले रहा था। उसने कहा, लॉम्बार्ड के पास एक रिवॉल्वर है। उसने कल रात हमसे झूठ बोला है। उसने खुद ये बात मानी है। फिलिप उपेक्षा से मुस्कुराया और बोला, मैंने आपको सारी बातें बता दी थी और अब मैं फिर से बाकी लोगों को भी बता देता हूं। इतना कहकर उसने वही कहानी फिर से दोहरा दी। ब्लोर ने तीखे स्वर में कहा, लेकिन इसका सबूत क्या है? अपनी कहानी को सही ठहराने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत तो है नहीं। जज ने इशारे से उसे चुप कराते हुए कहा, लेकिन दुर्भाग्य से बाकी लोग भी तो इसी हालत में हैं ब्लोर। हमारे पास सबके सामने रखने के लिए सिर्फ अपनी बात के अलावा और कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से तो एक ही तरीका है जो हम अपना सकते हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसा आदमी है जिसे हम उन सबूतों के बल पर जो हमारे पास हैं पक्के तौर पर संदेह से बरी कर सकते हैं? डॉक्टर ने जल्दी से कहा, हाँ, मुझे कर सकते हैं। मैं एक जाना माना डॉक्टर हूं। ये विचार ही बहुत बेतुका है कि मैं एक पागल हत्यारा हूं। जज ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी एक जाना माना आदमी हूं, लेकिन इससे कुछ साबित तो नहीं होता ना डॉक्टर। इससे पहले डॉक्टर भी पागल हुए हैं, जज भी हुए हैं और पुलिस वाले भी हुए हैं। आखिरी बात उन्होंने ब्लोर की तरफ देखते हुए कही। लॉम्बार्ड ने कुछ सोचते हुए पूछा, लेकिन मेरे ख्याल से आप औरतों को तो इससे बाहर ही रखेंगे ना? जज के माथे पर बल पड़ गए। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि औरतें हत्यारी नहीं हो सकती या वे ऐसे पागलपन का शिकार नहीं हो सकती? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं लगता। जज ने तीखे स्वर में कहा, बेकार की बातें मत कीजिए मिस्टर लॉम्बार्ड। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी पागल हत्यारी औरतें देखी हैं। आप ही बताइए डॉक्टर, क्या कोई औरत शारीरिक रूप से इतनी ताकतवर हो सकती है कि वैसा वार कर सके जिससे बेचारे मैकार्थर की मौत हुई है? डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल हो सकती है, अगर उसके पास सही हथियार हो, जैसे रबर का डंडा या ऐसी ही कोई और चीज। जज ने अपना सिर हिलाया और बोले, और वैसे भी बाकी दोनों मौतें दवा या जहर देने से हुई हैं। इस काम के लिए तो शारीरिक ताकत की भी जरूरत नहीं है। वेरा गुस्से से चिल्लाई, मुझे तो लगता है आप पागल हो गए हैं। जज ने गर्दन घुमाकर वेरा को देखा और बोले, अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश कीजिए मिस वेरा। मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूं। फिर वे मिस ब्रेंट की तरफ झुककर बोले, उम्मीद है मिस ब्रेंट, आप मेरी इस बात से नाराज नहीं होंगी कि हम सभी लोग, चाहे वे औरतें हों या मर्द, बराबर संदेह के घेरे में हैं। एमिली ब्रेंट ने ठंडी आवाज में कहा, जो मेरे चरित्र के बारे में कुछ भी जानता है उसे ये बात बहुत ही बेतुकी लगेगी कि मेरे ऊपर किसी की जान लेने का आरोप लगाया जाए। लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह समझ रही हूं कि इन परिस्थितियों में किसी को भी पूरे सबूतों के बिना बरी नहीं किया जा सकता। हमारे बीच एक शैतान मौजूद है और वो हम में से कोई भी हो सकता है। जज ने संतुष्टि से सिर हिलाते हुए कहा, तो ठीक है, अब हम सब इस बात से सहमत हैं और मेरा विचार है कि चरित्र, हैसियत और संभावना के आधार पर हम में से किसी को भी कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। हमें अब इस बात को जांचना होगा कि तथ्यों के आधार पर किसी को क्या छूट दी जा सकती है। आसान शब्दों में कहें तो क्या हम में से एक या एक से अधिक व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी भी तरह से ना तो एंटनी मॉर्स्टन को साइनाइड खिलाई, ना ही मिसेस रॉजर्स को जरूरत से ज्यादा नींद की दवा दी, और जिनके पास जनरल पर वो वार करने का भी कोई अवसर नहीं था जिससे उनकी जान गई। ब्लोर का चेहरा चमक उठा। वो आगे को झुकते हुए बोला, अब आप कायदे की बात कर रहे हैं सर, यही सही तरीका है। आइए हम सारी बातों को चेक करते हैं। जहां तक मॉर्स्टन का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में कुछ किया जा सकता है। ये बात पहले ही हो चुकी है कि बाहर से किसी ने उसके ग्लास में कुछ डाल दिया। कमरे के अंदर मौजूद आदमी ये काम और भी आसानी से कर सकता था। मुझे ये तो याद नहीं कि रॉजर्स कमरे में था या नहीं, लेकिन बाकी हम लोगों में से कोई भी ये काम निश्चित रूप से कर सकता था। अब मिसेस रॉजर्स को लीजिए। जो लोग इस मामले से जुड़े हैं उनमें रॉजर्स और डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। इनमें से कोई भी ये काम आसानी से कर सकता था।
डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग उछलकर खड़े हो गए। वे गुस्से से कांप रहे थे। मैं इसका विरोध करता हूं। ये एकदम गलत है। मैं कसम खाता हूं कि मैंने जो दवा उस औरत को दी थी वो एकदम ठीक थी। जज ने अपनी तीखी आवाज में कहा। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, आपका गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन इसके बावजूद आपको ये बात माननी होगी कि हम सबको सच्चाइयों का सामना तो करना ही होगा। आप या रॉजर्स बड़ी आसानी से मिसेस रॉजर्स को जानलेवा खुराक दे सकते थे। आइए अब यहाँ मौजूद दूसरे लोगों की स्थिति पर विचार करते हैं। जहर देने का कौन सा मौका मेरे पास, इंस्पेक्टर ब्लोर के पास, मिस ब्रेंट के पास, मिस क्लेथॉर्न के पास और मिस्टर लॉम्बार्ड के पास था? क्या हम में से कोई पूरी तरह और हर दृष्टि से छोड़ा जा सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं। वेरा ने गुस्से में कहा। अरे मैं तो उस औरत के पास थी ही नहीं। ये बात आप सब जानते हैं। जस्टिस वॉरग्रेव 1 मिनट के लिए रुके, फिर बोले, जहां तक मुझे याद है सच्चाई ये है, और अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कर दीजिएगा। मिसेस रॉजर्स को एंटनी मॉर्स्टन और मिस्टर लॉम्बार्ड ने उठाकर सोफे पर लेटाया था और डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग उसकी तरफ गए थे। उन्होंने रॉजर्स को ब्रांडी लाने भेजा। फिर एक सवाल उठा कि जो आवाज हमने सुनी थी वो आई कहाँ से थी। मिस ब्रेंट को छोड़कर हम सब बगल के कमरे में चले गए थे। सिर्फ मिस ब्रेंट इस कमरे में बेहोश औरत के पास रही थी। एमिली ब्रेंट के गाल सुर्ख हो गए। उन्होंने बुनना बंद कर दिया और बोली, ये अन्याय है, ये सरासर आरोप है। जज ने बिना कोई ध्यान दिए अपनी बात जारी रखी। जब हम इस कमरे में लौट कर आए तो मिस ब्रेंट आप सोफे पर लेटी औरत के ऊपर झुकी हुई थी। तो क्या किसी बीमार के लिए इंसानियत दिखाना एक जुर्म है? एमिली ब्रेंट ने कहा। मैं फिर से कहता हूं कि मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूं। उसके बाद रॉजर्स ब्रांडी लेकर कमरे में आया। वो कमरे में आने से पहले बड़ी ही आसानी से उसमें कुछ भी मिला सकता था। मिसेस रॉजर्स को ब्रांडी दी गई और उसके कुछ ही देर बाद उसके पति और डॉक्टर ने उसे ऊपर ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। वहां डॉक्टर ने उसे नींद की दवा दी। जी हाँ, बिल्कुल यही हुआ था, ब्लोर ने कहा। और इससे जज, मिस्टर लॉम्बार्ड, मैं और मिस क्लेथॉर्न इस आरोप से बरी हो जाते हैं। जज ने ठंडी आंखों से उसे घूरा और बुदबुदाए, क्या वाकई? हमें हर संभावना पर गौर करना चाहिए मिस्टर ब्लोर। मैं आपका मतलब समझा नहीं, ब्लोर ने कहा। सुनिए, जरा इस बात पर गौर कीजिए। ऊपर अपने कमरे में मिसेस रॉजर्स बिस्तर पर लेटी हैं। डॉक्टर ने उनको नींद की दवा दी है, वो असर करने लगी है। उनको धीरे धीरे नींद आ रही है और अपने ऊपर उनका काबू कम हो गया है। मान लो उसी समय उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और कोई एक गोली या कोई दवा लेकर अंदर आता है और उनके पास जाकर कहता है कि डॉक्टर ने तुम्हें यह दवा लेने के लिए कहा है। तो आपको क्या लगता है, उसने बिना कुछ भी सोचे उस दवा को ले नहीं लिया होगा? कमरे में खामोशी छा गई। ब्लोर ने मुंह बिचकाया। फिलिप लॉम्बार्ड ने कहा, मैं इस कहानी में एक पल को भी यकीन नहीं करता। और फिर उसके बाद हम में से कोई इस कमरे से कई घंटों तक बाहर गया भी तो नहीं था। मॉर्स्टन की मौत और वो सारा हंगामा जो हुआ था। जज ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, लेकिन कोई बाद में अपने सोने के कमरे से तो जा सकता था। लेकिन तब रॉजर्स तो वहां होता, लॉम्बार्ड ने कहा। इस बार जवाब दिया डॉक्टर ने, नहीं, रॉजर्स वहां नहीं था। वो खाने के कमरे और बगल के छोटे स्टोर की सफाई करने के लिए नीचे गया हुआ था। उस समय कोई भी बिना दिखाई दिए उस औरत के सोने के कमरे में जा सकता था। अब एमिली ब्रेंट ने कहा, लेकिन डॉक्टर, तब तक तो वो औरत निश्चय ही उस दवा के असर में गहरी नींद में रही होगी। देखिए, संभावना तो यही है, लेकिन पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। जब तक किसी मरीज को एक से ज्यादा बार दवाई न दी जाए, तब तक अलग अलग दवाइयों के लिए उसकी प्रतिक्रिया के बारे में पता नहीं चल सकता। कभी कभी नींद की दवा को असर करने में काफी समय लग जाता है। किसी मरीज पर यह बहुत जल्दी असर करती हैं और किसी पर बिल्कुल असर नहीं करती। ये उस खास दवाई और मरीज की प्रकृति के तालमेल की बात होती है। हाँ, आप तो ऐसा ही कहेंगे डॉक्टर। ये बात आपके पक्ष में जो जाती है, लॉम्बार्ड ने कहा। एक बार फिर डॉक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ बोलते, जज ने हाथ के इशारे से उन्हें रोककर कहा, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। हमें सिर्फ तथ्यों को देखना है। ये तो मेरे ख्याल से तय हो ही गया है कि जैसा मैंने खाका खींचा है वैसा हो सकता है। ये बात अटल सच्चाई है कि हम में से कोई भी शक के परे नहीं जा सकता।
अब हम आते हैं जनरल मैकार्थर की मौत पर। ये हुई आज सुबह। मैं सबसे पहले यही चाहूंगा कि अगर आप में से किसी के पास अपने समय के बारे में कोई सबूत हो तो वो साफ साफ बता दे। मैं फौरन ये बता रहा हूं कि मेरे पास कोई भरोसे लायक एलिबाई नहीं है। मैं सारी सुबह यहाँ टेरेस पर बैठा उन सारे हालातों पर सोच विचार करता रहा हूँ जिनमें हम फंसे हुए हैं। मैं उस कुर्सी पर पूरी सुबह बैठा रहा जब तक खाने की घंटी नहीं बजी, लेकिन मेरे ख्याल से सुबह के दौरान ऐसे कई मौके रहे होंगे जिस वक्त कोई मुझे नहीं देख रहा था और जब मैं बड़े आराम से समुद्र तक टहलता हुआ जा सकता था और जनरल को मारकर लौट सकता था। इस तथ्य के लिए कि मैं टेरेस को छोड़कर कहीं नहीं गया, बस मेरे पास मेरा बयान ही है। लेकिन हमारी जो परिस्थितियां हैं उनमें इतना काफी नहीं है, कोई सबूत भी होना चाहिए। ब्लोर ने कहा, मैं तो सारी सुबह मिस्टर लॉम्बार्ड और डॉक्टर के साथ था, वे इसकी गवाही देंगे। लेकिन तुम रस्सी लाने बीच में घर भी तो गए थे, डॉक्टर ने कहा। हाँ बिल्कुल गया था, सीधे वहां गया और सीधे ही लौट आया। आप जानते हैं कि मैंने ऐसा ही किया था। लेकिन तुम्हें समय तो काफी लगा था, डॉक्टर ने कहा। ब्लोर का चेहरा लाल हो गया। आपका मतलब क्या है डॉक्टर? सिर्फ यही कि तुमने काफी समय लगाया था। तो रस्सी को ढूंढना भी तो था, ऐसा तो था नहीं कि मेरे सामने पहुंचते ही रस्सी मेरा इंतजार कर रही थी। इंस्पेक्टर ब्लोर की गैरहाजिरी में आप दोनों लोग साथ साथ थे? जज ने पूछा। निश्चित रूप से, बस लॉम्बार्ड कुछ मिनट के लिए नीचे गया था, मैं वहीं पर रहा था जहां पर मैं था। लॉम्बार्ड ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो ये देखना चाहता था कि क्या सूरज की कौंध से उस तरफ गांव को कोई संदेश भेजा जा सकता है। मैं बस 1 या 2 मिनट के लिए ही गया था। डॉक्टर ने सिर हिलाकर हामी भरी और कहा, ये ठीक कह रहे हैं, इनके पास इतना समय नहीं था कि ये हत्या करके वापस लौट आ सकते। मैं इसका यकीन दिला सकता हूँ। जज ने अगला सवाल किया, आपके पास कहने के लिए क्या है मिस ब्रेंट? मिस ब्रेंट ने जवाब दिया, मैं मिस वेरा के साथ टहलती हुई टापू की चोटी तक गई थी। उसके बाद मैं टेरेस पर धूप में बैठी रही, लेकिन मुझे तो याद नहीं आता कि मैंने आपको वहां बैठे देखा हो। जज ने कहा, नहीं, आपने मुझे नहीं देखा होगा। मैं पूरब की तरफ मकान के दूसरे कोने में थी, वहां सीधी हवा नहीं आती इसलिए। और आप लंच तक वहीं बैठी रहीं? जी हाँ। आप मिस क्लेथॉर्न? वेरा ने तुरंत जवाब दिया, मैं आज सुबह के समय तो मिस ब्रेंट के साथ थी। उसके बाद मैं थोड़ी देर इधर उधर टहलती रही, फिर नीचे गई और जनरल से बात करती रही। ये किस वक्त की बात है? वेरा ने कुछ अस्पष्ट से स्वर में जवाब दिया, पता नहीं, शायद लंच से 1 घंटा पहले, या हो सकता है इससे कुछ कम रहा हो। जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो ये उससे पहले की बात है या बाद की? ब्लोर ने पूछा। मुझे पता नहीं, वो बहुत अजीब सी तरह से बातें कर रहे थे, वेरा ने कहा। कैसी अजीब बातें? जज ने पूछा। वो कुछ ऐसा कह रहे थे कि हम सब मरने वाले हैं, वे अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत डर गई थी। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? मैं घर की तरफ लौट आई। फिर ठीक लंच से पहले मैं एक बार फिर घर के बाहर गई, घर के पीछे ऊपर की तरफ। मैं सारा दिन काफी बेचैन महसूस कर रही थी। और अब बचा है सिर्फ रॉजर्स, जज ने कहा। हालांकि मुझे इस बात पर शक है कि उसकी गवाही से भी हमारे ज्ञान में कोई वृद्धि होगी। रॉजर्स को सबके सामने बुलवाया गया, लेकिन उसके पास बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। वो पूरी सुबह घरेलू कामकाज और दोपहर के खाने की तैयारी में लगा हुआ था। लंच के पहले वो ट्रे में कॉकटेल रखकर टेरेस पर ले गया था और फिर अपना सामान ऊपर से उतारकर दूसरे कमरे में रखने गया था। उसने सारी सुबह खिड़की से बाहर नहीं देखा था और इसलिए उसे ऐसा कुछ नहीं पता था जो जनरल की हत्या पर कोई रोशनी डाल सके। वो कसम खाने को तैयार था कि जब वो लंच के लिए मेज सजा रहा था तो उस वक्त मेज पर चीनी मिट्टी वाले 8 पुतले मौजूद थे। रॉजर्स की गवाही के बाद कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर जज ने कहा, हमने अपनी पूरी क्षमता के अनुसार इन तीनों मौतों के हालातों की जांच की है। हालांकि कुछ मामलों में कुछ खास लोगों के जुड़े होने के खिलाफ संभावनाएं हैं, तो भी हम पक्के तौर पर यह नहीं कह सकते कि कोई भी एक आदमी पूरी तरह से निर्दोष है। मैं फिर से अपना पक्का यकीन दोहराता हूं कि इस कमरे में इकट्ठा 7 लोगों में से कोई एक व्यक्ति एक खतरनाक और पागल अपराधी है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि यह आदमी कौन है। इस समय कुल जमा हम यही कर सकते हैं कि उन साधनों के बारे में सोचें जिनसे हम मदद के लिए
उस तरफ वाले गांव से संपर्क कर सकते हैं और मदद में देर होने की हालत में हम अपनी सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। मैं आप सभी से कहूँगा कि हम इन सारी बातों को सावधानी से जांचें परखें और अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो ज़रूर दें। इस बीच मैं सबको फिर से चेता रहा हूँ कि अपनी अपनी सुरक्षा के बारे में सतर्क रहें। अब तक हत्यारे का काम आसान रहा है क्योंकि उसके शिकार शक नहीं कर रहे थे। अब ये हमारा काम होगा कि हम अपने आप में से हर एक पर संदेह करें। आप लोग पूरी कोशिश करें कि कोई जोखिम ना उठाएं और किसी भी मुसीबत को लेकर हर समय चौकन्ने बने रहें। फिलिप लॉम्बार्ड ने फुसफुसाकर कहा। और अब अदालत मुलतवी होती है। इससे आगे की कहानी के लिए सुने एंड देन देयर वर नन का चौथा भाग।